ये कहानी है अनु और उसकी मम्मी विनीता की, जो बेंगलोर में रहती हैं। अनु के पापा उसकी माँ और उसे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, जब अनु 4 साल की थी। अनु अब 19 साल की हो चुकी है। अनु की माँ विनीता एक आईटी कंपनी में काम करती है, पर किसी कारण उनकी नौकरी उनके हाथ से चली जाती है, जिसकी वजह से विनीता को एक नई नौकरी की तलाश करनी पड़ती है। और किस्मत से विनीता को एक नई नौकरी मिल भी जाती है, पर उसका ऑफिस उसके घर से काफी दूर पड़ता था। इसीलिए विनीता ने सोचा कि वो अपने ऑफिस के पास ही एक किराए का घर ले ले। ऑफिस के पास काफी सारे फ्लैट देखने के बाद विनीता को एक फ्लैट पसंद आता है और वो वहाँ की मालिक से बात करके शिफ्ट होने का मन बना लेती है। पर जिस फ्लैट में विनीता शिफ्ट होने वाली थी, उसका काम थोड़ा अधूरा था। इसीलिए मकान मालिक विनीता से कहता है, मैडम जी, इस घर की थोड़ी मरम्मत करवानी है, 6-7 दिन और लग जाएंगे, पर आप चाहो तो ऊपर वाले फ्लैट में रह सकती हो, वो भी मेरा ही फ्लैट है, काफी दिन से बंद पड़ा है। 1 हफ्ते बाद जब इस फ्लैट का काम खत्म हो जाएगा तो आप नीचे शिफ्ट हो जाना। विनीता को उस मकान मालिक की बात सही लगती है और अगले दिन ही विनीता अपनी बेटी अनु और घर के सारे सामान के साथ 2nd फ्लोर वाले उस फ्लैट में पहुंच जाती है। वो फ्लैट थोड़ा पुराना सा लग रहा था और काफी सारा सामान भी था उसमें। शायद जो लोग पहले उस घर में रहते थे वो अपना सारा सामान वहीं छोड़ के चले गए थे। इसीलिए विनीता अपना सारा सामान की पैकिंग खोलती नहीं है और वहाँ जो मौजूद है उसी को इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसे पता था कि उसे 1 हफ्ते बाद उसके नीचे नए लिए हुए फ्लैट में शिफ्ट होना है। एक रात विनीता अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक उसकी आँख खुलती है और वो जब उठ के किचन में पानी पीने के लिए जाती है तो वो देखती है कि रात के 1 बज रहे हैं और अनु अभी भी फ़ोन में लगी हुई है। ये देख के विनीता अनु पे डांट लगाती है और उसे तुरंत सो जाने को कहती है। अनु बेचारी भी अपनी मम्मी की बात मान लेती है और फ़ोन साइड में रख के तुरंत सोने चले जाती है। यहाँ विनीता कुछ देर उसके रूम के बाहर खड़ी रहती है, ये देखने के लिए कि कहीं अनु फिर से फ़ोन का इस्तेमाल ना करे, और फिर थोड़ी देर बाद जाके वो भी अपने कमरे में जाके सो जाती है। जब विनीता अपने कमरे की ओर बढ़ रही होती है तो उसकी चप्पल की आवाज़ अनु को बहुत इरिटेट करती है और अनु अपने कान बंद कर लेती है। दरअसल विनीता के पैर में अक्सर दर्द रहता है, इसीलिए वो घर पे हमेशा ऑर्थो चप्पल पहनती है, जिसकी आवाज़ अनु को बहुत इरिटेट करती है। और कई बार तो अनु अपनी मम्मी की चप्पल छुपा के रख देती है ताकि विनीता उस चप्पल को पहन ना पाए और उसकी आवाज़ उसे इरिटेट ना करे। हर रात की तरह एक रात करीबन 12:30 बजे अनु अपने फ़ोन में लगी हुई थी, क्योंकि उसे देर से सोने की आदत जो लग चुकी थी। कुछ देर फ़ोन चलाने के बाद अनु आखिरकार जब सोने के लिए अपने बेड पे गई तो उसने देखा उसकी मम्मी की चप्पल उसके बेड के पास रखी हुई है। अनु को समझ नहीं आता कि उसकी मम्मी की चप्पल यहाँ कैसे आई, क्योंकि विनीता कभी भी अपने चप्पल के बिना नहीं रहती है और सोते वक्त वो अपनी चप्पल अपने बेड के पास कॉर्नर पे रख के सोती है। हर रात की तरह एक रात करीबन 12:30 बजे अनु अपने फ़ोन में लगी हुई थी, क्योंकि उसे देर से सोने की आदत जो लग चुकी थी। कुछ देर फ़ोन चलाने के बाद अनु आखिरकार जब सोने के लिए अपने बेड पे गई तो उसने देखा उसकी मम्मी की चप्पल उसके बेड के पास रखी हुई है। अनु को समझ नहीं आता कि उसकी मम्मी की चप्पल यहाँ कैसे आई, क्योंकि विनीता कभी भी अपने चप्पल के बिना नहीं रहती है और सोते वक्त वो अपनी चप्पल अपने बेड के पास कॉर्नर पे रख के सोती है। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अनु विनीता की चप्पल उठा के उसके बेड के पास रख के अपने कमरे में आ जाती है और सोने चले जाती है। अनु को अपना मुंह पूरा ढक के सोने की आदत है, इसीलिए अनु अपना कंबल ओढ़ के सोने चली जाती है। पर कुछ ही देर बाद अचानक से अनु को उसकी मम्मी की चप्पल की आवाज़ फिर से सुनाई देने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। एक पल के लिए तो उसे लगता है कि शायद उसकी मम्मी होगी,
पर जब वो चप्पल की आवाज़ उसे ज़्यादा सताने लग जाती है तो वो गुस्से में उठ के अपनी माँ पे भड़कने वाली होती है। पर जैसे ही वो अपने मुंह से कंबल हटा के आसपास देखती है तो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं है। तभी अन्नू की नज़र बेड के नीचे जाती है और वो देखती है कि उसकी मम्मी की चप्पल उसके बेड के पास रखी है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी मम्मी की चप्पल वहाँ कैसे आई, क्योंकि उसकी मम्मी तो अभी भी सो रही है और वो कुछ देर पहले ही उसकी मम्मी की चप्पल उसके बेड के पास रख के आई थी। अन्नू का डर बढ़ जाता है और उसे अचानक बेचैनी महसूस होने लग जाती है, पर वो उस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो बिना अपने दिमाग पे जोर डाले कंबल ओढ़ के फिर से सोने चली जाती है। अगली सुबह विनीता अन्नू को डांटती है कि उसने उसकी चप्पल क्यों पहनी और अगर पहनने के बाद उसने वापस उसके रूम में उसकी चप्पल क्यों नहीं रखी। अन्नू अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी, मैंने आपकी चप्पल नहीं पहनी, पर फिर भी विनीता को अन्नू की बात पे विश्वास नहीं होता और ना ही अन्नू को कुछ समझ आता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अगली रात विनीता अपने कमरे में सोने जा चुकी थी और आज अन्नू भी जल्दी सो चुकी थी। अचानक से विनीता के बेड के पास कोई आता है और उसकी चप्पल पहन के कमरे के बाहर जाने लगता है। नींद में विनीता को चप्पल पहनने और चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो अन्नू होगी, इसीलिए वो उससे नींद में कहती है, अन्नू बेटा, चप्पल वापस मेरे बेड के पास रख देना। तुझे पता है ना, मैं बिना चप्पल के चल नहीं सकती, मेरी एड़ियों में दर्द होता है। इतना बोल के विनीता सोने चली जाती है। यहाँ दूसरी ओर अन्नू को भी अचानक चप्पल के चलने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लग जाती है। उसकी अचानक नींद खुल जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उसके बेड के इर्द गिर्द घूम रहा है। अन्नू नींद में अपने चेहरे से कंबल उठाती है और देखती है, पर उसके आसपास कोई नहीं था। अन्नू को लगता है कि ये सब उसका वहम होगा, इसीलिए वो इस बात को नज़रअंदाज करके फिर से सोने चली जाती है। तभी कुछ देर बाद एक परछाई फिर से विनीता के बेड के पास आती है और उसके बेड के पास रखी उसकी चप्पल को पहन के वहां से जाने लगती है। विनीता की नींद फिर से चप्पल की आवाज़ सुन के खुल जाती है और वो इस बार गुस्से में उठती है अन्नू को डांटने के लिए। पर जैसे ही वो उठती है वो देखती है कि उसकी चप्पल उसके बेड के पास ही रखी हुई है। विनीता अपने बेड से तुरंत उठती है और अन्नू के कमरे में जाती है और देखती है कि अन्नू तो सो रही है। विनीता को कुछ समझ नहीं आता और उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लग जाती है, इसीलिए वो वहीं अन्नू के पास उसी के कमरे में सो जाती है। तभी कुछ देर बाद विनीता और अन्नू को फिर से चप्पल पहन के किसी के चलने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लग जाती है, जैसे कि कोई तेजी से उनके पास बढ़ रहा है। अन्नू और विनीता की आंखें अचानक से खुलती हैं। दोनों आसपास देखती हैं। दोनों के चेहरों पे डर का साया है और दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। विनीता और अन्नू दोनों उठ के बेड के पास चप्पल ढूंढती हैं, पर उन्हें वहाँ चप्पल नहीं मिलती और वो समझ जाती हैं कि उन दोनों के अलावा उस घर में कोई तीसरा भी है। दोनों डरते हुए पूरा घर, हर कमरे, किचन, बाथरूम, दरवाज़ा, खिड़की सब चेक करती है, पर उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आता और ना ही विनीता की चप्पल मिलती है। घबराई हुई विनीता अन्नू के चेहरे पे डर महसूस कर लेती है और वो उसे संभालते हुए कहती है, अन्नू बेटा, डर मत, अभी सो जाते हैं, सुबह देखते हैं। इतना बोल के दोनों माँ बेटी फिर से सोने चले जाती हैं। जैसे ही वो सोने जाती है उन्हें वो चप्पल से चलने की आवाज़ फिर से सताने लग जाती है। परेशान होके विनीता उठ जाती है और गुस्से में चीखते हुए कहती है, कौन
कौन हो तुम? क्यों पीछे पड़े हो हमारे? क्या चाहिए तुम्हें? हिम्मत है तो सामने आओ। तभी अचानक से घर की सारी चीजें हिलने लग जाती हैं और तेज हवा के झोंके से सारे खिड़की दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। डरी सहमी हुई विनीता और अन्नू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें, इसीलिए दोनों घर के बाहर आके पड़ोसियों से मदद मांगने जाती हैं। पर जैसे ही दोनों घर के बाहर जाती हैं, सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और इतनी रात को विनीता को कोई मिलता भी नहीं जो उनकी मदद कर सके। इसीलिए दोनों माँ बेटी को अपनी पूरी रात घर के बाहर बितानी पड़ती है। अगली सुबह उस घर का मकान मालिक आता है और विनीता उस पर गुस्सा करते हुए उन्हें बताती है कि कल रात उनके साथ क्या हुआ। ये सब सुन के मकान मालिक समझ जाता है कि ये सब उनके साथ किसने किया होगा। विनीता मकान मालिक से पूछती है, मिस्टर वर्मा जी, बताइए मुझे कौन है उस घर में हमारे अलावा और क्यों हमें ऐसे परेशान कर रहा है? और अगर आपको पता था कि वहाँ पे कोई है तो आपने हमें वहाँ कैसे रहने दिया? कहीं मेरी बेटी या मुझे कुछ हो जाता तो? मिस्टर वर्मा शर्मिंदा होके विनीता को सच्चाई बताते हुए कहते हैं, विनीता बेटा, दरअसल उस घर में एक रोजी नाम की लड़की रहती थी। उसके बारे में सोसाइटी में सब बुरी बातें करते थे, इसीलिए मैंने उसे वहाँ से चले जाने को कहा। पर उस बेचारी के पास ना पैसे थे और ना ही कोई और रहने का ठिकाना, इसीलिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसे थोड़े दिन और वहाँ रहने दूँ। पर सोसाइटी वाले नहीं चाहते थे कि वो एक और दिन भी वहाँ रहे, इसीलिए मैंने जब उसे ज़बरदस्ती वहाँ से निकालने की कोशिश करी तो उसने अपने आप को इस घर में बंद कर लिया था और अपनी नस काट ली थी। तब से ये मकान बंद पड़ा है। कोई सच्चाई जानने के बाद कोई भी किराएदार यहाँ रहना नहीं चाहता था और इसीलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। विनीता और अन्नू उस घर और रोजी की असलियत जानने के बाद उनका दिल दहल जाता है और विनीता मिस्टर वर्मा से कहती है, मतलब कल रात जो हमें दिखी वो रोजी की आत्मा थी और शायद वो नहीं चाहती कि हम वहाँ रहें। शायद इसीलिए उसने हमारे साथ ये सब किया। सच्चाई जानने के बाद विनीता और अन्नू तुरंत उस घर को खाली कर देती हैं और नीचे वाले फ्लोर पे जो घर उन्होंने फाइनल किया था उसमें शिफ्ट हो जाती हैं और ऊपर वाला वो रोजी का मकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है।